नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम बात करेंगे कि लर्नर्स की क्या विशेषताएं होती हैं। ये टॉपिक सभी टीचिंग एग्जाम जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल आते हैं वहां पर लगाया गया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थी या लर्नर की क्या विशेषताएं होती हैं। ये हम जाने उससे पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है कि विद्यार्थी आखिर होता कौन है। पिछली कक्षा में आपने शिक्षण के बारे में पढ़ा था। शिक्षण बेसिकली क्या है? सिखाना। और उस सिखाने से एक परिवर्तन आता है। कहते हैं कि अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उस सिखाने से एक सकारात्मक परिवर्तन आए, उसको शिक्षण कहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही होता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस बच्चों के अंदर हमें देखने को मिले। तो एक शिक्षक जो है, सिखाने का काम, शिक्षण का कार्य कर कौन रहा है? तो ये काम कर रहा है शिक्षक। शिक्षक जो सिखा रहा है, उसको सिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए या कोई ऐसा चाहिए जिसको वो सिखा सके। तो ये शिक्षक सिखाएगा किसको? वो सिखाएगा किसी विद्यार्थी को। यानी एक शिक्षण देने वाला होगा और एक शिक्षण ग्रहण करने वाला होगा। इसी को विद्यार्थी कहते हैं, इसी को छात्र कहते हैं, इसी को अध्येता के नाम से भी जाना जाता है, यानी अध्ययन करने वाला। तो कुल मिलाकर शिक्षार्थी, विद्यार्थी होता कौन है? जो विद्या लेने आया है, जो शिक्षा लेने आया है, या जो अध्ययन करने आया है। तो इस अध्येता की क्या विशेषता है? यानी जब शिक्षण कार्य संपन्न हुआ, शिक्षण के बाद एक अधिगम की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद जो विद्यार्थी है उसके अंदर कुछ परिवर्तन आया और हमने कहा कि भाई शिक्षण का कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी कौन होता है? जो सीखने वाला है। अब शिक्षक जो है उसने सिखाने के लिए बहुत सारे मेथड का यूज कर लिया, बहुत सारे टीएलएम प्रयोग कर लिए कक्षा के अंदर कि बच्चों को कैसे सिखाना है। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसका यूज कर लिया। लेकिन हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल तरीके से देखें या फिजिकली हम देखें या मेंटली देखें, तो बच्चा हर अपने आप में एक यूनिक लेकर चलता है अपने एक विशेषता के रूप में। तो हर बच्चे की चूंकि अलग अलग विशेषता होती है, तो कह सकते हैं कि उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो बेसिकली एक लर्नर की क्या विशेषताएं होती हैं? जब हम शिक्षण करने जा रहे हैं तो हम क्या मान के चलें कि भाई एक स्टूडेंट के रूप में हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है या जो बच्चा बैठा हुआ है उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। तो आज बेसिकली हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वो विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो ये विशेषताएं किसी एक क्षेत्र से नहीं आती है। मैंने पीडीएफ बना लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समय ज़्यादा ना लगे, मैं समझाने पर ज़्यादा फोकस करूँ लिखने की बजाय। तो इसका एरिया एक सीमित नहीं है, कह सकते हैं सीमित एरिया नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह से, जैसे आप कह सकते हैं बच्चों का कुछ व्यक्तिगत बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएं हो सकती हैं, उनकी कुछ संज्ञानात्मक विशेषताएं हो सकती हैं, कुछ शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं, या फिर कुछ भावनात्मक विशेषताएं हो सकती हैं, कुछ शैक्षणिक विशेषताएं हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएं जो आधारित होती हैं इनकी मूल प्रवृत्तियों पर, या मूल प्रवृत्त्यात्मक विशेषताएं आप इनको कह सकते हैं। व्यक्तिगत कहने का मतलब हर किसी का अपना, हर बच्चा जैसा मैंने कहा अपने आप में यूनिक है। तो कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जो उस बच्चे की अपनी होंगी, और वो विशेषताएं आएंगी कहाँ से? वो उसकी मूल प्रवृत्तियों में, यानी वो जन्मजात होंगी। जब हम मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो ये विशेषताएं बच्चों की जन्मजात होती हैं। इसको बाहर से नहीं डाला जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता, वो हमेशा उनके साथ निरंतर चलती रहती हैं और अधिगम में भी वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करती हैं। तो व्यक्तिगत विकास से आशय छात्र के आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास से है। मतलब जो हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास है वो इन सबको कवर करते हुए चलता है। भाई हर बच्चा नैतिकता की दृष्टि से अलग हो सकता है, सामाजिकता की दृष्टि से अलग हो सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक विशेषता के रूप में एक बच्चे के अंदर उसका आत्मिक विकास, मतलब आत्मसम्मान की जो भावना होती है बच्चों के अंदर, या उसका जो मानसिक विकास है कि हर चीज को समझने की, सोचने की क्षमता उसके अंदर एक नॉर्मली आ जाती है एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर। उसका शारीरिक और भावनात्मक विकास भी वो अच्छे से लेकर कक्षा में उपस्थित हो रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। यह प्रत्येक विद्यार्थी में भिन्न होता है।
ये विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषता होती है। चूंकि हर विद्यार्थी का अलग है, भिन्न है, तो वो उसकी अपनी पर्सनल विशेषता हो गई, आप कह सकते हैं। इसके बारे में देखें विद्वानों ने क्या कहा है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो अध्ययन करता है उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो वैलेंटाइन महोदय है, इन्होंने कहा है कि मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। मतलब हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो दूसरी चीजों से प्रक्रिया करके कुछ नया करती हैं और ये सीखने में भी सहायक होती हैं। रॉस ने क्या कहा, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। देखो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी किसी की कैसे, आप किसी को कपड़ों से जज कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक पर्सनालिटी उसको जब उसकी जांचनी हो तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो आपका जो व्यवहार है ना, वास्तव में वो आपकी असली पर्सनालिटी है, आप किससे किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, अतः शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसका अत्यधिक महत्व है। यानी जो व्यक्तिगत विशेषता है या जो मूल प्रवृत्तियां हैं जो जन्मजात बच्चे को मिली हुई हैं, उनकी अगर हम बात करें उनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे उनके जीवन के क्षेत्र में हो, निकल के आता है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषता, भाई उपयोगिता इनका हमारे जीवन में क्या है या बच्चे के जीवन में क्या है। तो मूल प्रवृत्तियां ज्ञानार्जन के लिए उपयोगी हैं, प्रेरणा प्रदान करने का काम करती हैं, चारित्रिक विकास में बच्चों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनको अनुशासन में रखती हैं। एक जो आदत होती है, कहते हैं आदत किसी की बदली नहीं जा सकती, कोई बहुत चाहे तो चाहे उसमें चेंजेस कर सके, वरना जो जिसकी हैबिट होती है वो जब आप जानबूझकर कोई काम कर रहे होते हैं तो शायद उसमें चेंजेस कर सकें, वरना नॉर्मली आप जो आपकी आदत होती है वही दिखाते हैं। इसके अलावा रुचि और रुझान को जानने में सहायक होती है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये बच्चे के जीवन में उनके चाहे शैक्षणिक जीवन की बात करें चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात करें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ये तो हमने कर ली मूल प्रवृत्तियों की या फिर उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं की बात। इसके अलावा संवेगात्मक विशेषताएं भी हैं बच्चों की, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। संवेग का मतलब क्या है, भाई हर किसी के अंदर ना, जो अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर भावनाएं हैं, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि भाई हमारे मतलब स्थायी भाव होते हैं, और वो स्थायी भाव कुछ ऐसी परिस्थितियों को पाकर जागृत हो जाते हैं जो हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं। तो हर बच्चा जन्म से ही इमोशंस को लेकर पैदा हुआ है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है अलग अलग इमोशंस को समझने लग जाता है। तो संवेगात्मक अनुभवों से, मन में उत्पन्न भाव से मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं कि जो इमोशंस हैं बच्चों के वो केवल अंदर तक ही रह जाते हैं, उसका प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ता है और उनके मन पर भी पड़ता है। तो हर बच्चा, देखो किसी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, कोई बच्चा बहुत शांत है, कोई बच्चा बहुत धैर्य पूर्वक चीजों को समझने की कोशिश करता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा उतावली करता है। तो हर बच्चे की यहाँ पर विशेषता जो है अलग अलग होती है। संवेगात्मक अगर विशेषता की बात करें, अधिगम की प्रक्रियाओं का संबंध सीधे संवेगों से होता है। शिक्षण कार्य सफल माना जाता है यदि विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो, यानी बच्चा धैर्य पूर्वक चीजों को समझने की कोशिश करे, है ना, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ना रहे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में संवेगों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी एक शिक्षक के रूप में इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों का ओवरऑल जो एरिया है उसको आप समझते हुए अपना एक प्लान जो है वो तैयार करें। इस मामले में अलग अलग विद्वानों के क्या मत हैं, थोड़ा सा हम उसकी बात करते हैं। देखो शैड महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि स्थायी भाव संवेगात्मक प्रवृत्तियों की वह संगठित व्यवस्था है जो किसी वस्तु के चारों ओर केंद्रित हो जाती है। स्थायी भाव जैसे क्रोध है हुआ है, उसका जो है विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका रोल क्या है। जब हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, संवेगात्मक विशेषताओं की बात करते हैं, तो ये विशेषताएं बच्चों में क्यों होती हैं या क्यों होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है जिनसे अनुशासन, आचार विचार और व्यवहार को संतुलन, व्यवहार के बीच में संतुलन बनाने में सहायता मिलती है।
तो कहीं ना कहीं जैसे अभी मान लो कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। अब आपने उसको कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए उसके नंबर कम आ गए, अब बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके स्थायी भाव बहुत ज़्यादा जागृत हो रहे हैं। आपने थोड़ा-सा उसको एप्रिशिएट किया, थोड़ा-सा मोटिवेट किया, तो उसके भाव जो हैं अब बदल जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं बच्चों की जो भावनाएँ होती हैं, परिस्थिति के हिसाब से अगर उनको बाहर लाने की कोशिश की जाए, तो उससे हम एक पॉजिटिव वे, एक अच्छा रास्ता उनको दिखा सकते हैं, उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं या प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। तो उनके व्यवहार में, आचार-विचार में भी इससे परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे संज्ञानात्मक विशेषताएं क्या हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मकता का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, खोज करते हैं और चीजों का पता लगाते हैं। ये ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास है, जो बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। मस्तिष्क का विकास संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। कई बार यहीं से सवाल निकल जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का अंग है। तो आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक विकास यानी मस्तिष्क का जो विकास है वो उसको संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं, जहां से आपकी तर्क शक्ति, आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास हो रहा है, ठीक है। पियाजे की बात करें, देखो जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी है, 4 चरण माने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहीं पर देख लेते हैं, वैसे ये अलग से टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो हर बच्चे की विशेषता उसकी जो आयु है ना, उस आधार पर आप तय करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर बच्चा, अगर हम यहाँ पर बच्चे को देखें, जो हमारा स्टूडेंट है उसको देखें, तो उसका अलग अलग स्टेज आता है, एक अवस्था आती है, और हर अवस्था में उसका जो मानसिक विकास है वो अलग अलग लेवल पर होता है। तो उस तरह से उसके सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो भी अलग अलग जो है निकल के आती है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि 4 चरण कौन से हैं, कि जब बच्चे हमें मिलते हैं और उनको हमें किस तरह से ट्रीट करना होता है। पहली अवस्था इन्होंने कहा कि संवेदी गामक अवस्था है। क्रम कई बार पूछ लिया जाता है और वर्ष पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। या कई बार एक्टिविटी पूछ ली जाती है कि ये बच्चा, मान लीजिए बच्चा छूकर स्पर्श करता है या देखकर शारीरिक जो है शारीरिक क्रिया के द्वारा वो चीजों को अनुभव करता है, तो वो किस अवस्था में है। तो ऐसे भी सवाल जो है निकल के आते हैं। संवेदी गामक अवस्था बात करें, सेंसरी मोटर, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये चलती है। इसमें क्या है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख, नाक, कान, इनके माध्यम से वो चीजों को महसूस करने की कोशिश करता है। इंद्रियों के माध्यम से या शारीरिक प्रयोग से, मतलब हाथों से वो छुएगा, है ना। जब हाथ से मान लीजिए कोई चीज उसको छूता है तो उसको फील होता है, वरना वो सोचने समझने की, बोलने की स्थिति में नहीं होता है। इंद्रियों का प्रयोग करके देखना, सुनना, छूना, है ना, हाथ पैर चलाना, ये सारे कहाँ पर होते हैं काम, उसके संवेदी गामक अवस्था में होते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल तक चलती है। इसमें भाषा का विकास, काल्पनिक, थोड़ा सा वो कल्पना में आ जाते हैं, खेल वगैरह जो है खेलने लग जाते हैं, प्रतीकात्मक सोच भी रखने लग जाते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11-12, कहीं 11-12 दिया होता है, 7 से 12 वर्ष तक ये चलता है। इसमें थोड़ा सा जो है बच्चे की अवस्था, मतलब ठोस चीजों को भी वो समझने लग जाते हैं, वर्गीकरण का उनके अंदर जो है विकास हो जाता है, चीजों को वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, तो थोड़ा सा तर्क शक्ति उनके अंदर बढ़ जाती है ना। चलिए, तार्किक सोच विकसित हो जाती है। और लास्ट में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल है, 12 से 15 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, काल्पनिक विचार और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तर्क क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब यहाँ तक आते आते आप कह सकते हैं अमूर्त सोच, तार्किक चिंतन करना बच्चों में बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है। तो हर बच्चे की विशेषता यहाँ पर अलग होती है, किस आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर, याद रखेंगे। जिस तरह का आपकी क्लास में बच्चा होगा, जिस एज ग्रुप का बच्चा होगा, आपको ये मान के चलना है कि उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है आपको, क्योंकि उसका लेवल जो है समझने का उतना ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं। जब हम समाज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, वो सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य ही पूरी धरती पर ऐसा जानवर है जो समाज, मैं जानवर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे जो जीव है ना, पहले जानवर जैसे ही थे, बाद में हम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सभ्य होते चले गए और समाज में रहना हमने सीखा, इसलिए हम उनसे अलग हो गए। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है।
समाज में रहना, उठना बैठना, अगर व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, आप ये मान के चले। तो छात्रों में सामाजिक क्षमताओं कुशलताओं हेतु सामाजिक गुणों के अनुसार बालक के व्यवहार का नियमन और अभ्यासात्मक निष्पादन आवश्यक है। मतलब बच्चे में एक विशेषता ये भी होती है कि जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, ना ढालना चाहे फिर भी वो ढल जाएगा, क्योंकि स्वतः ही उसके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं। अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कोई तीज त्योहार मनाया जा रहा है, तो आप देखते देखते उन चीज़ों को सीख जाते हैं। आपके सोसाइटी में कुछ हो रहा है, आप उन चीज़ों को सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम समाज में रहते हैं, समाज की जो क्षमताएं हैं कुशलताएं हैं उनको सीखते रहते हैं। इसके अंतर्गत परस्पर सहयोग की भावना हमारे अंदर विकसित होती है, नागरिक गुणों का विकास होता है, एकता की भावना बच्चों में होती है, सुव्यवस्था उनके अंदर आती है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में सहायता मिलती है सामाजिकता से। इसके अलावा समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, आत्म छवि, समूह संरचना विद्यार्थियों में होती है। आत्म छवि से क्या मतलब, समाज में बच्चा अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्वत्व ढूंढता है कि भाई समाज में मेरी क्या स्थिति है। ये वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे आप 8th 9th क्लास के बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपको क्या बनना है, अगर वो बच्चा एक अपना लक्ष्य लेकर चल रहा है कि भाई मुझे ये बनना है, तो आप समझ जाइए कि वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा का स्थान जो है सुनिश्चित कर चुका है। क्योंकि उसने जब जिस दिन ये बोला कि मुझे ये बनना है, उसी दिन वो समाज में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो आत्मसम्मान या आत्म छवि की भी भावना समाज से ही आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट है अभिवृद्धि और विकास संबंधी विशेषताएं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो किसी भी बच्चे को समझने से पहले जरूरी है कि पूरा एक टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, इसको समझा जाए। हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम चूंकि बच्चों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, विशेषता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसको बेसिकली समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उनको अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब जैसे बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा मोटा हो रहा है ना, कोई बच्चा छोटा रह गया, तो जो परिवर्तन उसके शरीर में आ रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। और अभिवृद्धि का प्रारंभ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है, या जन्म से ना कहें तो गर्भावस्था ही मान सकते हैं। बच्चा जब गर्भ में होता है वहीं से उसका ये जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि वो छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा और जब जन्म के बाद वो हमें दिखाई देने लग जाता है। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। क्योंकि किशोरावस्था तक क्यों? क्योंकि आप देखते हैं एक नियत समय तक आके 18-19 साल तक, किसी का ज्यादा से ज्यादा 19-20 साल तक, ये आते आते ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। मतलब एक जो हाइट होनी चाहिए बच्चों की, या जितना उनको मोटा होना है, पतला होना है, वो उस हिसाब से हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। अब शारीरिक अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगी। और जो मानसिक होगा, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होगा। बच्चा किस हद तक सोच पा रहा है, बच्चा कैसे बोलता है, अपनी भावनाएं कैसे प्रेजेंट करता है, अपने आप को कैसे सबके सामने प्रेजेंट करता है ना, उसके सोचने समझने बात करने की क्षमता क्या है, ये सब कौन डिसाइड करता है? उसका विकास। कई बार कहते हैं बच्चों का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। अब डेवलपमेंट भी कई स्तर पर होता है, फिजिकल लेवल पर तो होता ही है, मेंटल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मानसिक स्तर पर जो हो रहा है वो क्या होगा? विकास। तो वृद्धि और विकास, शरीर और मन, आप ऐसे समझ लीजिएगा। एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, मापा तोला नहीं जा सकता। हरलोक महोदय ने क्या कहा है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है, बच्चे का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर कुछ नए नए क्वालिटीज, नए नए गुण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा पहले बोलना सीखता है, ये बोलने के बाद कुछ चीजों पर तर्क करने लग जाता है, ये क्या है? ये उसका विकास है। बच्चे का प्रॉपर विकास होता है जब भी इन चीजों पर वो फोकस कर पाता है। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से विकास के 5 पक्षों का अत्यधिक महत्व है। और वो 5 पक्ष कौन से हैं? देखो, जब हम विकास की बात करते हैं तो 5 स्थानों पर ये मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है। एक तो शारीरिक विकास होता है बच्चे का,
मानसिक विकास होता है, बच्चों का सामाजिक विकास, भाई जिस समाज में वो रह रहे हैं वहां से बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं, कुछ चीजें अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आती, उसको आप साइड करके कुछ नया अपनाते हैं। संवेगात्मक विकास यहाँ पर होता है, और चारित्रिक विकास, चरित्र का भी निर्माण बच्चों का समाज में रहकर जो है हो रहा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन कहते हैं कि जो ये विकास की अवस्था है वो चार भागों में इन्होंने इसको बांटा है। ऐसे ही रॉस महोदय हरलॉक हैं, इन्होंने भी इसके भाग किए हैं। तो मुख्य रूप से जो अर्नेस्ट जोन्स ने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, इसको थोड़ा सा देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये विकास की अवस्थाएं कितने वर्ष तक चलती हैं, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलती हैं, या इनका सही क्रम क्या है। तो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और वयस्क अवस्था है। ठीक है। अब शैशवावस्था कब से? जन्म से लेकर 6 साल तक ये चलने वाली अवस्था है। उसके बाद बाल्यकाल शुरू हो जाता है जो कि 6 से 12 साल तक चलता है। बाल्यकाल के बाद आता है किशोरा, जब बच्चा किशोर हो रहा होता है, जिसको आप टीनेजर कहते हैं, 12 से 18 साल तक चलता है। और उसके बाद 18 के बाद जो बच्चा है वो वयस्क की श्रेणी में आ जाता है, यानी धीरे धीरे वो प्रौढ़ता की तरफ बढ़ता है। तो ये 4 प्रमुख अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा देखिएगा। शैशवा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट किशोरावस्था है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे कि किशोरावस्था अलग से क्यों पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों को जरूरत होती है गाइडेंस की, वो यही अवस्था है। और यही वो अवस्था है जब बच्चे आपका मार्गदर्शन लेना नहीं चाहते, जब बच्चों को हर कोई अपना दुश्मन, उनकी भलाई सोचने वाला दुश्मन नजर आता है। कहते बड़े संवेग बहुत इतने प्रबल हो रहे होते हैं कि बच्चों के मन में तूफान चल रहा होता है, इसलिए इसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं। कई बार बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो बनने बिगड़ने की जो अवस्था है ना, वो किशोरावस्था ही मानी जाती है कि कोई बच्चा अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, ये किशोरावस्था ही डिसाइड करता है। चलिए, एक पॉइंट और है कि वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी विशेषताएं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, हर बच्चा जो है वो, मैंने शुरू में कहा, यूनिक है। कुछ प्रवृत्तियां उसको जन्मजात मिली हैं। अभी जन्मजात प्रवृत्ति आती कहाँ से है कि भाई जो बच्चे को जन्म से मिला, कहाँ से आया? उसके माता पिता से उसको मिला है, जीन्स में ही उसके है। ठीक है। तो वंशानुक्रम क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित होते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी वंश से मिला हुआ, वो अपने पापा से, दादा से, मतलब पीढ़ियों से जो हमें गुण मिल रहे हैं, उन्हीं को वंशानुक्रम कहते हैं। और इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है। इससे भी बच्चों के अंदर बहुत सारी विशेषताएं निकल कर आती हैं। जैसे कोई बच्चा, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई सिंगर है ना, सिंगर है, उसका बच्चा सिंगर बन जाता है। हर कोई तो नहीं गा सकता ना, आप इसको आप कह सकते हैं भाई कुछ वंश का भी प्रभाव है कि पूर्व में किसी ने अच्छा गला पाया तो वो ट्रांसफर होके अगली पीढ़ी में भी आ गया है। ऐसे नेता के बच्चे नेता ही क्यों बनते हैं? क्योंकि उस तरह का उनके अंदर जो है क्वालिटीज जन्म से ही पाई जाती हैं। हालांकि व्यवसाय से इसका कोई खास लेना देना है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी बच्चे को अगर किसी अलग वातावरण में रखा जाए तो उसको उसके वंश से पूरी तरह बदला जा सकता है। जेम्स रेवर कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम है, जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। अध्येता के मानसिक व शारीरिक दोनों लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। शारीरिक लक्षणों, व्यावसायिकता, प्रजाति की श्रेष्ठता, जैसा अभी हमने कहा कि भाई कोई बच्चा छोटा है, बड़ा है। कई बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत लंबे हैं, बच्चे भी लंबे हो जाते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं छोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी छोटे हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव दिखाई देता है। व्यवसाय की, जैसे हमने बात की, भाई सिंगर का बेटा सिंगर बन जाता है। अब गला तो आप बाहर आकर खरीद नहीं सकते ना, वो तो आपको कैसे मिला है? वंश से ही प्राप्त हुआ है। ऐसे ही बहुत से, जैसे एक्टर है, एक्टर के बच्चे एक्टर बन गए, हालांकि कुछ उसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो हमें वंश से भी प्राप्त हो जाते हैं। प्रजाति की श्रेष्ठता, हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में रहता है। तो कौन सी प्रजाति श्रेष्ठ होगी? आप जानते हैं एक समय में ये भी डिसाइड होता था कि भाई ये जो है, ये वंश परंपरा जो चल रही, इस वंश के बच्चे या इस वंश के लोग ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो उसमें श्रेष्ठता का भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। सामाजिकता का भी, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आपके पूर्वज जिस समाज के हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। इससे चरित्र और बुद्धि, कहते हैं अगर एक क्रिमिनल का बच्चा है, तो हालांकि ये सच नहीं हो सकता है,
लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जिस बैकग्राउंड में रहते हैं, जिस सोच से हम चल रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ हद तक ट्रांसफ़र होके जाता है। और बुद्धि, अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, कई बार इसका अलग भी हो जाता है, ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो कह सकते हैं मानसिक विकास होता है, वो कहीं न कहीं निर्भर करता है इस पर। अब बात करते हैं वातावरण की। किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण को वातावरण कहते हैं, मतलब जो हमारे आसपास है। भौतिक एनवायरनमेंट जिसको आप कह रहे हैं, इसका प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है। अच्छा, कैसे पड़ता है? एक सवाल यहाँ पर निकल के ये भी आया था कि भाई बच्चों पर प्रभाव वंशानुक्रम का ज़्यादा पड़ता है या फिर वातावरण का ज़्यादा पड़ता है? तो यहाँ पर एक देखो, विकास इज़ इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी जो बच्चे का विकास हो रहा है, ये वातावरण का योगफल नहीं है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कई बार सीधे-सीधे ये दिया जाता है सूत्र कि यहाँ पर क्या होगा। जे.एस. रॉस कहते हैं कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जन्म के बाद अगर किसी पेरेंट्स के मान लीजिए 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को अलग-अलग एनवायरनमेंट में रखा जाए पालन पोषण करने के लिए, तो आप देखेंगे कि जिसको अच्छा माहौल मिला, अच्छी सुख सुविधाएं मिली, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। और किसी बच्चे को ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ कुछ भी नहीं है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सही से उसका पालन पोषण भी नहीं हो रहा है, खाने को भी ढंग से नहीं मिल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास तो वैसा होगा ही, मानसिक विकास भी। मान लीजिए आप खाना भी बहुत अच्छा दे रहे हैं उसको, लेकिन जो उसका इन्वायरमेंट है ना, क्योंकि सुविधा उसके पास कोई नहीं है, वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो उसको देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको नजर आएगा। इसी मामले में वाटसन कहते हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यानी मैं उसको जो बनाना है उसी वातावरण में रखूंगा। अब बच्चा उस वातावरण में रहेगा तो स्वतः ही उसी में ढलता चला जाएगा। यानी बच्चा क्या बनेगा, अब इस चीज से ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं वंशानुक्रम को नकार रहे हैं कि भाई वंशानुक्रम ही उत्तरदायी नहीं है। आप किसी बच्चे को, आप कितने भी अच्छे घर के बच्चे को मुझे दे दो, आप जो कहोगे मैं उसको बनाकर आपको वापस करूंगा। ठीक है, तो वातावरण भी इफेक्टिव होता है। वुडवर्थ और मारिस क्या कहते हैं कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं है, वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। यानी कोई बच्चा जिस तरह से उसका विकास हुआ है, जो बनकर वो निकल रहा है, उसमें उसका वंशानुक्रम भी शामिल है, लेकिन उतना ही शामिल है उसका वातावरण। आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि इनका बच्चा इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया गया। अब मान लीजिए किसी अच्छे वंश का बच्चा है, बहुत ब्रिलियंट उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको वातावरण बहुत अच्छा नहीं मिला, उसको ऐसे वातावरण में रखा गया जहाँ मतलब बहुत बुराई है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को गलत मार्ग पर ले जा सकती हैं, तो वो क्या होगा, अब यहाँ पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ने लग जाएगा, हो सकता है ये धीरे धीरे कहीं दब जाए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा बच्चा, उसका विकास तभी अच्छा हो सकता है जब उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों समान रूप से शामिल हो। तो दोनों का योगफल नहीं है बल्कि गुणनफल है एक बच्चे का विकास। इसके अलावा जो बच्चों का शैक्षणिक विशेषताएं होती हैं, कुछ बच्चों की क्या होती है शैक्षणिक विशेषताएं। अब देखो, कोई बच्चा ना सीखने के लिए आया है, कोई बच्चा क्या है, सीखने के लिए आया है। अब सीखने के लिए आया है तो हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा सा लेट सीखता है, या कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर शैक्षणिक विशेषता भी किस पर निर्भर करती है, उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करती है कि कोई बच्चा किस तरह का। और दूसरा, शैक्षणिक विशेषता उसके पूर्व ज्ञान पर भी निर्भर करती है कि भाई बच्चे का पूर्व ज्ञान जो है वो कैसा है। मान लीजिए कोई बच्चा एकेडमिक लेवल पर बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है उसने पहले जो ज्ञान प्राप्त किया होगा वो उसका बहुत अच्छा रहा होगा, जब भी वो आगे अच्छा जा रहा है, या उससे पहले जो था वो भी बहुत अच्छा था, तो वो बेस उसका बनता हुआ चला जा रहा है। तो ये कुछ विशेषताएं जो लर्नर्स की होती हैं उसको प्रभावित जो करती हैं, उसके कारक भी इसी में आप मान सकते हैं कि भाई एक बच्चों के अंदर ये विशेषताएं हो सकती हैं, और अगर इनमें थोड़ी सी कमी हो जाए तो वो बच्चा किस तरह से अपना विकास कर सकता है। तो मुझे लगता है टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।